पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर से जंग की कगार पर खड़े हुए हैं। 17 मार्च की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर बमबारी की। दावा किया हमने आतंकी गुटों को निशाना बनाया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस दावे को झूठा करार दिया। कहा हमले में 8 बेगुनाह लोग मारे गए, इनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। तालिबान ने धमकी दी, अपनी नाकामी का भार हमारे ऊपर ना थोपें वरना ऐसा जवाब मिलेगा कि झेलना मुश्किल हो जाएगा। धमकी के बाद तालिबानी लड़ाकों ने बॉर्डर पर पाक फौज के ऊपर फायरिंग भी की। अफगानिस्तान के मीडिया संस्थान टोरो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में 3 पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर संगीन ताने बैठे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच ऐसी स्थिति पैदा हुई हो। हालांकि हर बार बातचीत से मसला ठीक हो जाता है। इस बार क्या होगा, दावे से कहना मुश्किल है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान अब क्यों भिड़े, क्या ये तनाव बड़ी जंग में बदल सकता है, क्या पाकिस्तान जंग झेलने की स्थिति में इस वक्त है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी समराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात पाकिस्तान अफगानिस्तान विवाद की। शुरुआत इसके इतिहास से। तारीख 15 फरवरी 1989। उस दिन सोवियत संघ की सेना का आखिरी काफिला अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। यह आधिकारिक तौर पर सोवियत अफगान वॉर का खात्मा था। सोवियत संघ तो अफगानिस्तान छोड़कर चला गया, लेकिन उसने अपने पीछे तो ऐसी चीजें भी छोड़ी जिसने अफगानियों की तकदीर हमेशा के लिए बदल कर रख दी। क्या क्या? नंबर 1, खूब सारा गोला बारूद और हथियार। ये इतना था कि अगर 10 साल भी जंग चलती तो खत्म नहीं होता। उसका इस्तेमाल आगे की लड़ाइयों में होने वाला था। दूसरी चीज थी नाखुश स्थानीय गुटों का संघर्ष। सब खुद को कुर्सी का असली हकदार समझते थे और अकेले सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। कुछ ही समय में मन का भेद खुलकर सामने आया। मुजाहिदीनों के गुटों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो गई। इनका अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों पर कब्जा था। केंद्र में मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार तो बन गई थी, लेकिन ये गुट उसको मान्यता नहीं देते थे। इन गुटों पर किसी ताकतवर नेता का नियंत्रण होता था। बड़ी लड़ाई के अंदेशे के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सुलह कराने की पहल की। सभी ताकतवर गुटों को मक्का बुलाकर मीटिंग करवाई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अंदरूनी लड़ाई अभी भी जारी रही। उन्हीं दिनों तालिबान बनाने वाले मुल्ला उमर की पॉपुलैरिटी बढ़ी। 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया। उसका शासन 2001 तक चला। फिर 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तालिबान को कुर्सी से हटा दिया गया। तब उसकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के सीमाई इलाकों में शरण ली। मुल्ला उमर भी भागकर पाकिस्तान में छिप गया। अमेरिका उसके पीछे पीछे पाकिस्तान आया। वहाँ भी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में उन दिनों परवेज़ मुशर्रफ की सरकार हुआ करती थी। उसने अमेरिका की मदद दी। हालांकि बैकडोर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबान को भी बचा रही थी। फिर भी अमेरिका को दी जा रही मदद ने पाकिस्तान में मौजूद तालिबान समर्थकों और जिहादी गुटों को नाराज कर दिया। इन नाराज लोगों में एक बैतुल्लाह महसूद भी था। उसने 1990 के दशक में तालिबान की खूब मदद की थी। बाद में वो पाक फौज के खिलाफ हो गया। उन्हीं के खिलाफ जंग भी छेड़ दी। इससे मुल्ला उमर नाराज भी हुआ था, लेकिन महसूद के साथ उसका रिश्ता बना रहा। इसी बैतुल्लाह महसूद ने 2007 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP की बुनियाद रखी। TTP कई छोटे मोटे जिहादी गुटों का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। उनका मकसद क्लियर था। वे पाकिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू करना चाहते थे। सरकारी संस्थाओं को इस्लाम विरोधी मानते थे। TTP ने स्थापना के साथ ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जानकार कहते हैं उसको शुरुआती दिनों से तालिबान का सपोर्ट मिला। फिर 2014 का साल आया। दिसंबर में पेशावर के मिलिट्री स्कूल पर TTP ने हमला किया। इनमें 100 से ज़्यादा स्कूली बच्चे मारे गए। उसके बाद पाक फौज ने TTP के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इसमें TTP की क्षमता आधी से ज़्यादा घट गई। फिर अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई। इसने पूरा गेम बदल कर रख दिया। TTP को जीवनदान मिला। दिलचस्प चीज़ यह है कि तालिबान की वापसी का पाकिस्तान ने ज़बरदस्त समर्थन किया। तत्कालीन PM इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। उस वक्त ISI के मुखिया ने काबुल का दौरा किया। तालिबान की अंदरूनी बैठकों में पाक फौज के अधिकारी शामिल होते थे। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सपोर्ट के बदले तालिबान TTP से निपटने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानकार कहते हैं दोनों गुट वैचारिक और सांस्कृतिक आधार पर एक दूसरे के करीब हैं। दोनों ही पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान को अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। साथ ही साथ तालिबान के लिए TTP तुरुप का इक्का है। वो उसका इस्तेमाल पाकिस्तान को डराने के लिए कर सकता है। हालांकि तालिबान ने हमेशा इस बात को नकारा है कि TTP का एक भी सदस्य अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद है। और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं?
दरअसल पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव के केंद्र में अभी भी टीटीपी ही है। और कहां से शुरू हुआ तनाव? 16 मार्च 2024 को नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। ये बेस अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। 6 आतंकी एक ट्रक में विस्फोटक लेकर आए और खुद को उड़ा दिया। इसमें 7 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तान में इसी महीने नई सरकार का गठन हुआ है, उसके लिए बड़े झटके वाली बात थी। फिर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी खुद जनाजे में शामिल हुए। वहां कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। सुनिए उन्हें। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खिराज लेंगे, इनसे सबसे खिराज लेंगे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कोई भी हो, किस मुल्क से भी हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की फौज, हम सब एक साथ हैं और इनका हम सब मुकाबला करेंगे। जनाजे में जरदारी के अलावा पाक फौज की लीडरशिप भी पहुंची थी। इससे मामले की गंभीरता का अंदाजा हो गया था। फिर 18 मार्च की सुबह खबर आई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में बमबारी की है। दावा किया कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के आतंकियों को निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया कि टीटीपी और दूसरे गुट पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। तालिबान का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, ये गद्दारी है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने 16 मार्च के हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान का आरोप है कि इसका बेस अफगानिस्तान के खोश्त प्रांत में है। ये वहीं से पाकिस्तान पर हमले की साजिशें रचता है। इसके तालिबान और टीटीपी से गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर पहले एक ठेकेदार था। उसको तालिबान के हिमायती के तौर पर जाना जाता था। उसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपना संगठन बनाया। कई जानकार कहते हैं कि गुल बहादुर शुरू से ही टीटीपी के साथ जुड़ा रहा और बैतुल्लाह महसूद के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वो पाकिस्तान के नौजवान लड़ाकों को बरगलाकर उन्हें टीटीपी में शामिल करता था। पहले उसे साउथ वजीरिस्तान में टीटीपी की लीडरशिप दी गई थी। गुल बहादुर के संबंध जमीयत उलेमा इस्लाम फजल से भी बताए जाते हैं। JUIF पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। 2005 में पाक फौज ने नॉर्थ वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। तब ये मालूम चला कि गुल बहादुर अलकायदा के साथ भी है। सितंबर 2006 में गुल बहादुर ने पाक आर्मी के साथ समझौता कर लिया। कहा कि वो आर्मी और आम लोगों पर हमले नहीं करेगा, अलकायदा और किसी भी विदेशी ग्रुप से अपने संबंध तोड़ देगा। 2014 में पाक फौज के एक और ऑपरेशन जबरे अज़्ब के बाद वो अफगानिस्तान भाग गया। पाकिस्तान के हमले पर अफगानिस्तान क्या बोला? तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि पाकिस्तान के हमले में मरने वाले लोग आम नागरिक थे। कुछ पाक जनरल अपनी नाकामी के लिए हमको बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका अंजाम भुगतना होगा। फिर 18 मार्च की शाम को अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा पर जवाबी हमला किया। इसमें एक पाकिस्तानी फौजी के मारे जाने की खबर आई। इसके साथ ही 4 पाकिस्तानी नागरिक भी इस हमले में घायल हुए। इस हमले के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। अब इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने बात की मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो आनंद कुमार से। हमने उनसे पूछा, हालांकि तालिबान टीटीपी से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार करता है, लेकिन जानकारी कहते हैं कि उनका गठजोड़ अकाट्य तथ्य है। तालिबान और टीटीपी का रिश्ता फिलहाल किस मोड़ पर है? देखिए, ऐसा है कि चूंकि पाकिस्तान को टीटीपी से समस्या है, तो इसलिए तालिबान जो है वो अपने संबंध जो है टीटीपी से डिनाई करता है। लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे टीटीपी और तालिबान में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि तालिबान और टीटीपी में कोई संबंध नहीं है सही नहीं होगा। और इस नेचुरल सी बात है कि वो ऑफिशियली तालिबान जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन तालिबान और टीटीपी में बहुत घनिष्ठ संबंध है। दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। दोनों एक तरह का शासन प्रबंध दोनों देशों में चाहते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो। तो जैसे तालिबान ने एक पर्टिकुलर शासन व्यवस्था लागू करी हुई है अफगानिस्तान में, तो टीटीपी की भी मंशा वही है कि हम वही शासन व्यवस्था जो है वो पाकिस्तान में भी लगाएं। और नेचुरल सी बात है कि तालिबान किस आधार पर विरोध करेगा टीटीपी का, जब टीटीपी भी वही शासन व्यवस्था चाहती है जो तालिबान दे रहा है वहां पे अफगानिस्तान में।
तो नेचुरली दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है। नवंबर 2022 में टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम समझौता तोड़कर हमले शुरू कर दिए थे। ये समझौता तालिबान की मध्यस्थता में हुआ था। तभी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। दोनों के बीच एक झगड़ा डुरंड लाइन के निर्धारण को लेकर भी है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कई बार झगड़े हो चुके हैं। जिस तरह के बयान सामने आए हैं और अभी तक किसी ने शांति की पहल भी नहीं की है। अगर ऐसा ही चला तो क्या ये झगड़ा और बढ़ सकता है? जो पहले जब तालिबान जब पाकिस्तान में था तो वो स्थिति अलग थी। वो स्थिति अलग थी कि मतलब जो तालिबान का जो क्वेटा सूरा है वो क्वेटा से ऑपरेट कर रहा था। तो उस समय वो आईएसआई पाकिस्तान आर्मी वगैरह का पूरा कंट्रोल उनके ऊपर था और उनकी पूरी देखरेख में तालिबान जो है ऑपरेट कर रहे थे। तालिबान का एक मकसद था जिसको उन्होंने हासिल कर लिया पाकिस्तान की मदद से। लेकिन अब वो एक दूसरे देश में वो शासक बने हुए हैं। तो अब जो है जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। अब माने वो पाकिस्तान के संरक्षण की उनको आवश्यकता नहीं है। तो ये पाकिस्तान को समझना होगा। और तो इस वजह से जो है समस्याएं आ रही हैं अब सामने, क्योंकि पाकिस्तान जो है 2001 से लेके 2021 तक जितना उसने वहां पे इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करी है। अफगानिस्तान के प्रति झुकाव जो है उनका तालिबान का जो है आइडियोलॉजी से ज्यादा वो ये है कि वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान अगर उनके कहे अनुसार चले या उनके इन्फ्लुएंस में रहे तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है अफगानिस्तान की वजह से। दोनों मतलब देश जो हैं अगर एक आइडियोलॉजी पे और एक तरह से चले तो उनको पाकिस्तान को एक सर्टेन डेप्थ मिलता है अफगानिस्तान में। तो ये इस नीति के तहत इन्होंने 2001 से लेकर 2021 तक तालिबान का समर्थन किया। लेकिन जब तालिबान को, जैसा मैंने कहा कि जब तालिबान एक अफगानिस्तान में सत्ता में काबिज हो गया तो वो एक अलग देश का वो शासक बन गया है। और अब उस पाकिस्तान को ये समझने की जरूरत है कि अब तालिबान को पाकिस्तान की वो आवश्यकता नहीं है जो पहले थी। एक्चुअली में अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो दोनों देशों के बीच में जो पुराने जो डिस्प्यूट्स थे, जो विवाद थे, वो उभर करके सामने आ रहे हैं। डूरन लाइन की समस्या शुरू से ही रही है। मतलब अफगानियों ने कभी डूरन लाइन को माना नहीं था क्योंकि उनकी कुछ पॉपुलेशन इधर लाइन के इस तरफ रहती है, तो पश्तून कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि तालिबान को लाने के पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य यही था कि अगर हम इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म अगर हम लेके आएंगे उस सर्टेन एरिया में तो जो अफगान तालिबान जो है वो मतलब अपना पश्तून नेशनलिटी जो इनका जो नेशनलिज्म है, पश्तून बेस्ड नेशनलिज्म जो है, उसको छोड़ करके वो इस्लाम बेस्ड नेशनलिज्म पे आ जाएगा। तो उसमें ये कुछ हद तक मतलब सफल हुए। लेकिन अब जो है जब तालिबान जब वहां जब पूरी तरह से सत्ता में आ गया और हर चीज उसके नियंत्रण में है तो वो अब चाहता है कि जो पुराने जो हमारा जो उनका जो क्लेम है उसको भी एक तरह से उसको हासिल किया जाए। और दूसरा जो है इस एरिया में जो अफगानिस्तान रेफ्यूजीज वगैरह बहुत थे पहले से, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो उनको वापस भेजा गया, तो इस वजह से तालिबान काफी नाराज है पाकिस्तान से। अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान का ईरान के साथ झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की सीमा में बमबारी की। बाद में वो मसला सुलझ गया, लेकिन इसने पाकिस्तान के लिए एक और गड्ढा तैयार किया। क्या आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान तालिबान के साथ विवाद बढ़ाने की स्थिति में है? और पाकिस्तान तालिबान का विवाद साउथ एशिया की शांति और स्थिरता के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, पाकिस्तान में आर्थिक समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लेकिन जो कुछ मतलब इमरजेंसी की जो सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, जैसे कि ईरान के साथ जो इनका डिस्प्यूट हुआ, जैसे जो 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 टेरर ग्रुप्स जो एक्टिव हैं, जो बलूचिस्तान वगैरह में जो भाई बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो तीनों देशों में है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, बलूची जनसंख्या जो है। तो ये डिफरेंट जगहों पे है। ये अपना एक अलग मतलब देश बनाना चाहते हैं।
तो इनको जब भी मौका मिलता है तो ये अपनी गतिविधियां तेज कर देते हैं। तो अब उसमें जो है ईरान को भी बलूचियों से समस्या है, पाकिस्तान को भी है, और अफगानिस्तान को भी है। तो इसमें तीनों लोग जो है, तीनों देश जो है एक दूसरे को समस्या का कारण समझ रहे हैं। तो इसको कैसे मतलब इसको निपटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एक लॉलेसनेस, एक क्योस वहां पे है, और जो बलूची जनता की जो आजादी की जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, उसको नेचुरली मतलब इसमें एक ज्यादा सूटेबल मतलब स्थिति मिल रही है, तो उसमें इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जैसे ईरान ने, जब ईरान में इस तरह का टेरर अटैक हुआ, तो ईरान को ये दिखाना जरूरी था कि भाई ईरान ने भी कुछ किया। इनके मतलब जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान से आए, तो उनके खिलाफ इन्होंने कुछ एक्शन लिया। अब उसके बाद लेकिन सवाल ये हो गया कि पाकिस्तान को भी ये दिखाना जरूरी हो गया कि हमने इसके जवाब में कार्रवाई की। अदरवाइज ये होगा, उससे निष्कर्ष निकलता कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, जहां पे ये कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो इनकी स्थिति जो, हालांकि आर्थिक स्थिति बहुत डावाडोल है, लेकिन इनकी मिलिट्री जो है, चूंकि वो अभी भी मेजर रिसोर्सेज ले लेती है, तो मिलिट्री की स्थिति रिलेटिवली ठीक है। तो आपको मिलिट्री को और आम जनता को अलग करके थोड़ा देखना होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऐसे वक्त पर हमला किया जब भारत अफगानिस्तान के साथ रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय से भारतीय अधिकारियों और अफगान नेताओं की मुलाकातें बढ़ी हैं। भारत बड़ी मात्रा में मानवीय मदद भी भेज रहा है। क्या पाकिस्तान की नाराजगी का एक कारण ये भी हो सकता है? और अफगानिस्तान की स्थिरता भारत के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, हो सकता है कि पाकिस्तान इस वजह से भी नाराज हो। इसमें मतलब उनको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हमने तालिबान को इतना सपोर्ट किया स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, और अगर भारत वहां पे उसको मतलब वहां के लोगों से जुड़ता है, वहां के लोगों को मदद पहुंचाता है, तो उस हद तक उसका इन्फ्लुएंस वहां कम होगा। भाई नेचुरली अगर जब भारत से मदद जाएगी, लोगों को वहां पे सहायता मिलेगी, तो लोग भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उनका होगा। तो टू दैट एक्सटेंट इनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो कम होगा। तो नेचुरली इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है पाकिस्तान को ये अच्छा ना लगता हो, लेकिन भारत जो है वो अफगानी लोगों को मदद पहुंचाएगा। हमने चाबहार का पोर्ट एक्टिव कर लिया है और हम वहां से मदद भेजते रहेंगे। तो इसलिए हम पाकिस्तान के ऊपर उतना हम आश्रित नहीं हैं, और इसलिए हम जो अफगानिस्तान की जनता है उसको हम मदद भेजते रहेंगे। और पाकिस्तान का चैप्टर यहीं तक। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी क्यूबा से। क्यूबा में भोजन का संकट बढ़ता जा रहा है। खाद्य संकट के बीच 18 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। इसके खिलाफ 17 मार्च को सेंटियागो शहर में सैकड़ों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्यूबा सरकार बोली अमेरिका हमारे इंटरनल मैटर में दखल दे रहा है। उसी ने प्रोटेस्ट को भड़काया है। 18 मार्च को क्यूबा के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के राजदूत बेंजामिन जिफ को समन भेजा और उनके सामने आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिका क्या बोला? अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्यूबा का आरोप बेबुनियाद है, इस प्रोटेस्ट में हमारा कोई हाथ नहीं है। क्यूबा की मौजूदा स्थिति क्या है? क्यूबा की करेंसी क्यूबन पेसो का मूल्य लगातार घटा है। 18 मार्च को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत ब्लैक मार्केट में 325 पेसो थी। ऑफिशियल एक्सचेंज रेट 24 पेसो का है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम 5 गुना तक बढ़ गए हैं। जीडीपी 2019 की तुलना में 10% रह गई है। जनवरी 2024 में क्यूबा ने यूनाइटेड नेशन से बच्चों के लिए मिल्क पाउडर की गुहार लगाई थी, इतिहास में पहली बार। कैसे बिगड़े हालात? नंबर 1, सरकार दावा करती है अमेरिका के प्रतिबंध के चलते अर्थव्यवस्था बिगड़ी। दरअसल 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने क्रांति की थी। कास्त्रो ने अमेरिका समर्थित तानाशाह राष्ट्रपति बटिस्टा को हटाकर कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। चूंकि क्यूबा अमेरिका के पास स्थित है, वहां पर उसका मिलिट्री बेस भी है, इसलिए सत्ता परिवर्तन से उसको बड़ा झटका लगा। 1961 में उसने कास्त्रो के तख्ता पलट की साजिश रची, मगर नाकामी मिली। फिर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गए। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने का प्लान बनाया। इसके चलते अमेरिका और सोवियत संघ में ठन गई। वो मामला किसी तरह सुलझा। सोवियत संघ तो मिसाइलें लेकर वापस लौट गया, लेकिन इसका असली नुकसान क्यूबा को झेलना पड़ा। अमेरिका ने उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।
ये आज तक चला आ रहा है। इसके चलते क्यूबा दुनिया के अधिकतर देशों से व्यापार नहीं कर पाता। फिर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने क्यूबा को आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया। इसने भी मुल्क को भारी नुकसान पहुंचाया। जो कुछ कंपनियां क्यूबा में ट्रेड कर रही थी उन्हें पीछे हटना पड़ा। दूसरी वजह है कोविड के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी आई। टूरिज्म इंडस्ट्री क्यूबा के जीडीपी में 10 से 12% का योगदान देती है। लाखों लोगों को रोजगार भी इससे मिलता है, मगर कोविड के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। अब चलते हैं आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ। ये सुर्खी है रूस से। अगर आपको किसी एक घटना से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो आप राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की जीत पर आए रिएक्शंस देख सकते हैं। पश्चिमी देशों ने चुनाव को फर्जी बताया और पुतिन की जीत को खारिज कर दिया। वहीं भारत, चीन और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने बधाइयां भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, रूस और भारत का रिश्ता स्पेशल है, आने वाले समय में हम इसको और मजबूत बनाएंगे। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से भारत पर रूस से रिश्ते तोड़ने का दबाव है। इसके बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। इस फैसले के पीछे भारत सरकार की सोच क्या थी, इसका जवाब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ललन टॉप के साथ खास बातचीत में दिया। इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, पुतिन की जीत पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा, हमारे बड़े भाई पुतिन जीते हैं, ये दुनिया के लिए अच्छा संकेत है। क्यूबा के राष्ट्रपति मैनुअल डियाज कैनेल बोले, ये जीत इस बात का सबूत है कि रूस की जनता पुतिन को पसंद करती है। क्यूबा और वेनेजुएला दोनों अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के चलते आर्थिक संकट झेल रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने सबसे ज्यादा खुशी जताई। तीनों देशों में इस समय मिलिट्री हुंटा का शासन है। उन्होंने पश्चिमी देशों को अपने यहाँ से निकाला है, जबकि रूस के साथ उनकी दोस्ती मजबूत हुई है। 16 मार्च को नाइजर ने अमेरिका के साथ हुई डील तोड़ दी और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को अवैध बताया। नाइजर के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देश दुनिया की और भी जरूरी और दिलचस्प खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। जाते जाते एक जरूरी सूचना, ललन टॉप के पॉलिटिकल शो जमघट में इस बार हमारे मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। टीवी पर इनकी शेरो शायरी आपने खूब सुनी होगी, अब ललन टॉप के मंच पर सुनिए। उनके शायरी लिखता कौन है ये भी पता चलने वाला है। साथ ही कुछ तीखे सवाल पूछे ही जाएंगे। पूरा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है बुधवार 20 मार्च शाम 6 बजे। सूचना समाप्त। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।